लगभग सभी बात फ्लोर में आ गई है, लेकिन लोगों ने अपने अपने पक्ष को अपने तरीके से रखने की कोशिश की। जो चीज हुआ है उसको हम ईमानदारी से स्वीकार करें। किसकी गलती है उसको जनता तय करेगी जब चुनाव होगा। तो अंबेडकर जी के साथ कांग्रेस ने क्या व्यवहार किया, एक तो सूचना दीजिए विधानसभा में। कांग्रेस को तो नैतिक अधिकार नहीं है अंबेडकर जी का नाम लेने का भी। देश की दूसरी विधानसभा है छत्तीसगढ़ की विधानसभा, जिसने 50% आरक्षण दिया महिलाओं को। गार्गी ने याज्ञवल्क्य जी के साथ जनक की सभा में संवाद किया। कितना विद्वान रही होगी सोच लो आप। वो सार्वजनिक रूप से उस वैदिक काल में धार्मिक अनुष्ठान करवाती थी, ये महिलाओं का स्थान था। राजा राम की मृत्यु के बाद जो छापामार लड़ाई लड़ी दक्षिण से, औरंगजेब को उन्होंने निकलने नहीं दिया। जब दक्षिण की ओर औरंगजेब गए तो उत्तर नहीं आ सके, उसकी लाश उत्तर आई। कश्मीर की रानी गौरी को कश्मीर में घुसने नहीं दिया उन्होंने। कर्नाटक को पुर्तगालियों से सुरक्षित रखा, ये वीरता उन्होंने दिखाई। इतिहास, भारतीय इतिहास पढ़िए, मैं कोई नई चीज नहीं बोल रहा हूँ। कितनी महान है महिलाएं, पति के लिए पूजा करती है। इसीलिए तो राजीव सिन्हा ने आपको भेजा है यहाँ अपना स्थान खाली करके। B.R. अम्बेडकर साहब को, बाबा साहब को, जिन्होंने सार्वभौम मताधिकार सबसे पहले हिंदुस्तान में संविधान के साथ लागू किया। कांग्रेस कहां पर है? वाम दल के साथ आप क्या था आपका रिश्ता? कांग्रेस की दुर्दशा का कारण यही अस्पष्टता है। लगभग सभी बात फ्लोर में आ गई है, लेकिन लोगों ने अपने अपने पक्ष को अपने तरीके से रखने की कोशिश की। जो सही घटा है, जो चीज हुआ है, उसको हम ईमानदारी से स्वीकार करें। किसकी गलती है उसको जनता तय करेगी जब चुनाव होगा। तो सबसे पहली बात, कांग्रेस ने महिला आरक्षण की बात कब की? कांग्रेस ने कभी किया ही नहीं। दूसरी बात, महिलाओं की स्थिति में चर्चा हुई शुरुआत में कभी, तो उसका विरोध किसने किया? कांग्रेस ने किया। इस सर्व स्थापित तथ्य है कि 1951 में बाबा साहब अंबेडकर ने जो बिल रखा उसका विरोध नेहरू जी कांग्रेस ने किया, और उस मंत्रिमंडल से बाहर आने का एक बड़ा कारण अंबेडकर जी का ये। अभी अंबेडकर जी का नाम बहुत ले रहे थे बहुत लोग, सारे वक्तागण। अंबेडकर जी के साथ कांग्रेस ने क्या व्यवहार किया, एक तो सूचना दीजिए विधानसभा में, और उसमें बहस करते हैं कितना सम्मान अंबेडकर जी को कांग्रेस ने दिया उसको। फिर अंबेडकर जी की, आप कांग्रेस को तो नैतिक अधिकार नहीं है अंबेडकर जी का नाम लेने का भी नैतिक अधिकार नहीं है। माननीय सभापति महोदया, हिंदुस्तान की परंपरा में, हिंदुस्तान के इतिहास में, हिंदुस्तान की संस्कृति में, हिंदुस्तान की सनातन परंपरा में जो उच्च स्थान, और वो आदमी बोल रहा है अजय चंद्राकर, बता देता हूं, मैं अपनी बात कर देता हूं। देश की दूसरी विधानसभा है छत्तीसगढ़ की विधानसभा, जिसने 50% आरक्षण दिया महिलाओं को स्थानीय संस्थाओं में। डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में मुझे वो विधेयक रखने का सौभाग्य मिला था, पार्टी के निर्देश पर, अपने सदन के नेता के निर्देश पर। और ये भावना क्रमशः कैसे घटती है मैं रखने की कोशिश करूंगा। पर क्या स्थान था महिलाओं का? सब लोगों ने अलग अलग रेखांकित की। मैं कुछ महिलाओं का नाम लेता हूं जिसके योगदान किस तरह के हैं। सनातन परंपरा में जो महिलाएं घरेलू कामों को छोड़ के वेद अध्ययन की ओर बढ़ती थीं, ब्रह्मवादिनी उनको कहा जाता था। गार्गी ने याज्ञवल्क्य जी के साथ जनक की सभा में संवाद किया। कितना विद्वान रही होगी सोच लो आप। जनक की सभा या कुरु सभा या यादवों की सभा उस समय समृद्ध सभा मानी जाती थी, जिसमें एक से एक विद्वान होते थे। भाजपा का योगदान रही उसमें? बता थो ना। नहीं, उसमें का योगदान रही तेरा बताओ ना। वो जाना था तो बता थो में है, सुनबे तब तो आगे। भाजपा के योगदान एरी से अब रहन दे, बाद में मोल भटका देते हैं। मैत्रेयी, गार्गी मैत्रेयी उन्हीं की पत्नी थी याज्ञवल्क्य जी की। धन संपत्ति को ठुकरा दिया उनने। जब वन की ओर जा रहे थे याज्ञवल्क्य जी, उन्होंने कहा मुझे आत्मज्ञान का ज्ञान देके जाइए आप। ये उनकी नैतिक ताकत थी। विश्व धरा, अब उसका पूरा इतिहास तो बताऊंगा नहीं, मेरे पास सारे इतिहास हैं, पर वो सार्वजनिक रूप से उस वैदिक काल में धार्मिक अनुष्ठान करवाती थी। ये महिलाओं का स्थान था। कब? वैदिक काल की बात कर रहा हूं मैं। माननीय
महोदया अपाला, ये मंत्र रचना करने वाली महिला थी। ऋग्वेद के 8वें से लेकर 11वें मंडल में मंत्रों की रचना इसने की। ये वैदिक काल की मैंने बात बताई आपको कि क्या स्थान था सनातन परंपरा में, हिंदू परंपरा में, भारतीय परंपरा में। ये देख लीजिए महिलाओं के स्थान को। अब उसके बाद महाभारत कालीन या रामायण कालीन, इसमें देख लें सीता सावित्री से लेके, मंदोदरी से लेके, तारा से लेके, सुलोचना से लेके, नहीं मालूम कितने उस समय की ऐसी ऐसी महिलाएं थी जो समाज में विशिष्ट गुणों और स्थानों के लिए जानी जाती थी। माननीय सभापति महोदय, इतिहास जब लिखा गया, हिंदुस्तान के इतिहास पर आते हैं, महिलाओं का योगदान भारतीय इतिहास में क्या है। रानी रुद्रमा, सुन लीजिए संगीता जी, वारंगल की उन्होंने घेरेबंदी की और दक्षिण में पांड्य राज्य के खिलाफ उन्होंने युद्ध का नेतृत्व किया 40 साल तक। महारानी ताराबाई, राजा राम की मृत्यु के बाद जो छापामार लड़ाई लड़ी, दक्षिण से औरंगजेब को उन्होंने निकलने नहीं दिया। जब दक्षिण की ओर औरंगजेब गए तो उत्तर नहीं आ सके, उसकी लाश उत्तर आई। रानी दिद्दा, समझ रही ना, कश्मीर की रानी, गोरी को कश्मीर में घुसने नहीं दिया उन्होंने। ये भारतीय इतिहास के नाम दर्ज हैं। रानी अबक्का, कर्नाटक को पुर्तगालियों से सुरक्षित रखा, ये वीरता उन्होंने दिखाई। इतिहास, भारतीय इतिहास पढ़िए, मैं कोई नई चीज नहीं बोल रहा हूं। आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, किताब में मिल जाएगी, किताब मैं दे दूंगा आपको। रानी नाइकी देवी, समझ रही हैं, ये गुजरात में घुसने नहीं दिया उन्होंने विदेशियों को 40 साल तक, 45 साल तक लगभग। अब आधुनिक इतिहास में आ जाते हैं थोड़ी सी। माता जीजाबाई, राजमाता सिंधिया जी बोलती थी, मैं माता जीजाबाई की परंपरा की माता नहीं हूं। इच्छित पुत्र पैदा करने के लिए जो व्रत हो सकता है उन्होंने किया, और हिंदवी स्वराज की स्थापना करने वाले महान राजा शिवाजी की माता बनी वो, और हिंदू पद पातशाही की स्थापना हुई। महारानी जयवंता, जिसका संस्कार हिंदुस्तान को महाराणा प्रताप देता है। महारानी अहिल्याबाई। महोदय जी ने बहुत अच्छा व्रत का वर्णन किया है, और व्रत सिर्फ महिलाएं करती हैं, पुरुषों के लिए ऐसा कोई व्रत रहता ही नहीं है। महिलाएं करवा चौथ का व्रत करती है, तीज का व्रत करती है। कितनी महान है महिलाएं। पति के लिए पूजा करती है। इसीलिए तो राजीव सिन्हा ने आपको भेजा है यहाँ अपना स्थान खाली करके। व्रत कर लो, समझ रहे ना। भेजने वाले आप तब भेजने वाले भाभी जी को यहाँ पे अभी तो उसके पास आरक्षण में 33% में आप भाभी को भेजिए यहाँ। रानी अहिल्याबाई, आप उधर देख के ना बोले, इधर देख के बोले। रानी अहिल्याबाई, उसका योगदान कितना है। जाइए काशी का गलियारा देख के आइए, जाइए महाकाल देख के आइए, महाकाल के पास जो और है उनको देख के आइए। लोपमुद्रा अगस्त की पत्नी थी, वो भी वैदिक मंडल की रचना की वैदिक ऋषि थी, ब्रह्मवादिनी थी। कितने लोगों का मैं नाम लूं, क्या स्थान था। छत्तीसगढ़ में आप आदिवासी संग्रहालय बनाए, जाके देखिए। मैं कभी कभी बात करता हूं किसी चरण में, तो महिला सशक्तिकरण का उदाहरण दिया जाएगा तो रानी चोरिस, एक मुसलमान रखेल के खिलाफ 2 रानियों ने विद्रोह किया, राजा को मानना पड़ा। उस बात को जाके संग्रहालय में पढ़ लीजिए। मैं कई बार आग्रह करता हूं कि छत्तीसगढ़ के इतिहास को समझना और लिखना चाहिए लोगों को। लोग बोलते हैं रानी लक्ष्मीबाई पहली महिला शहीद है, उसके साथ कितनी महिलाएं थी। रानी झलकारी बाई रानी नहीं थी। एक मिनट बोलो। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, रिकॉर्ड में नहीं आया। अविभाजित मध्य प्रदेश में अध्यक्ष महोदय जी, मनोनी जो डारनबाई थी मेरे विधानसभा की थी अध्यक्ष महोदय जी, उसके लिए भी आपको बधाई देना चाहिए कि हमारे कांग्रेस की थी वो। आपके समय माननीय अध्यक्ष महोदय, रमौतीन बाई के नाम से हमने कॉलेज रखा। 1818 में परलकोट विद्रोह कहां है, भाभी जी हैं क्या, भानु प्रतापपुर वाली। परलकोट विद्रोह में गैन सिंह के साथ शहीद हुई थी वो। क्या लिख दिया इतिहासकारों ने, बस्तर की अस्मिता के लिए लड़ रही।
बाकी जगह राज्य के लिए लड़ाई हो रही थी। छत्तीसगढ़ में राजमोहिनी देवी को उन्होंने उल्लेख किया था, इसलिए वो उसके योगदान को नहीं बताता। पर आज के दौर में पूरे हिंदुस्तान में ओलंपिक में निजी व्यक्तिगत खेलों में भी मनु भाकर जैसे लोग मेडल जीत रहे हैं। अभी महिला टीम ने वर्ल्ड कप जीता। साइना नेहवाल, सानिया मिर्जा, नहीं मालूम कितने लोग हैं जो व्यक्तिगत खेलों में प्रदर्शन कर रहे हैं। मनु भाकर जैसे लोग हैं वो लोग सब। अब प्रबंधन क्षेत्र में देख लीजिए आप, इंदिरा नूई या ये गीता गोपीनाथन जैसे लोग भारत में पूरे दुनिया में नाम फहरा रहे हैं। आखिर महिला कहां पे पिछड़ी है? किसी भी विविध क्षेत्रों में अध्ययन कर लीजिए। महिला को नोबेल पुरस्कार भी हिंदुस्तान में मिला है, मदर टेरेसा को। लेकिन कांग्रेस ने कभी किसी भी तरीके से महिलाओं को आगे नहीं आने दिया। मैं इंदिरा गांधी को ने, माननीय इंदिरा गांधी जी को ने सबसे पहले हमारी पाकिस्तान के बांग्लादेश के दो टुकड़ा कर दी। आप लोगों ने जिला क्या तुम किया? अभी की नहीं कर सका था, आप बतेला लोगों ने क्या किया? महिलाओं का कहाँ स्थान है? अभी आप अभी बताएंगे? अभी तुम आप मेरी बात हमारे को बात खंडन कीजिएगा। इंदिरा गांधी आप मेरी बात को खंडन कीजिएगा। पाकिस्तान के दो टुकड़े करके बांग्लादेश जो बोल रहा हूं आप खंडन तर्कों ऐसे से आयरन तथ्यों लेडी से के आप नाम नहीं करिएगा। लेता हुआ। हल्ला से नहीं, मैं जो बोल रहा हूं आदरणीय- तथ्यों और तर्कों से खंडन मैं भी कीजिएगा। तथ्य इंदिरा से गांधी बोल रहा हूं मैं। आयरन लेडी थी। जिन्होंने पाकिस्तान को दो टुकड़े कर दिए, उसका नाम नहीं ले रहे हो आप। माननीय सभापति महोदय, 1950 में जब संविधान लागू हुआ, हिंदुस्तान पहला देश था जिसको संविधान बनते ही महिलाओं को, क्या बोले उस शब्द को, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी जिस शब्द उपयोग किया गया, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सबसे पहले मताधिकार महिलाओं को न्यूजीलैंड में मिला 1893 में। या अमेरिका, इंग्लैंड, फिनलैंड जितने लोग हैं सबको महिलाओं को संघर्ष करना पड़ा। अमेरिका जैसे देश तो 1920 में दिया भी। लेकिन इसका श्रेय किसको गया? B.R. अम्बेडकर साहब को, बाबा साहब को, जिन्होंने सार्वभौम मताधिकार सबसे पहले हिंदुस्तान में संविधान के साथ लागू किया। कांग्रेस कहां पर है? अब आरएसएस में काबा महिला नहीं रखा, तेला बतावा। जो 15 सदस्य थे, काबा नहीं रखा, तुम जाने तुम्हार बोल हल्लम भी थे, आपका चेहरा दिखाता है। हल्लम भी का नहीं सकता है। हल्लम तो बोल बीच का नहीं सका। बैठिए बैठिए, बार बार खड़े होना जरूरी नहीं भाई। माननीय सभापति महोदय, 15 महिलाएं थी। किसी बहन जी ने बताया, शायद चातुरी नंद जी ने, सरोजनी नायडू जी, हंसा मेहता, रेणुका राय, विजयलक्ष्मी पंडित, पूर्णिमा बनर्जी, मालती चौधरी। सरोजनी नायडू जी ने कहा दोनों जगह, संविधान सभा में और 1931 के गोलमेज सम्मेलन में, क्या कहा उसको सुन लीजिए। हमको दान नहीं चाहिए। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के लिए महिलाओं को स्थान देना जरूरी है। और 1931 के गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने कहा कि हम सिर्फ भद्र वर्ग की महिलाओं की बात नहीं करते, हम पूरी महिलाओं की आवाज है, सबको स्थान मिलना चाहिए। यह 1950 संविधान सभा में जो बोला गया वो बात मैंने कही। अब इसका खंडन करिए। और ये महिलाएं जो आई थी 15, अपनी योग्यताओं से आई थी। इसका क्वालिफिकेशन देखिए। मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, सब लोग बोल चुके हैं। जल्दी अपनी बात समाप्त करना है। 1951 में जो हिंदू कोड बिल आया B.R. अम्बेडकर जी, जिसका उल्लेख मैंने थोड़ी देर किया था, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, उसमें विवाह, उत्तराधिकार, संपत्ति गोद लेने में समानता के प्रावधान थे। आपने विरोध किया उसका, और B.R. अम्बेडकर साहब उस मंत्रिमंडल से बाहर आए। उसका एक बड़ा कारण यह भी था, आपने क्यों विरोध किया इसका? कांग्रेस ने क्यों, जवाहरलाल नेहरू जी ने क्यों विरोध? मैं नाम लेके नहीं बोल रहा हूं, ये तथ्य, ऐतिहासिक तथ्य हैं। माननीय सभापति महोदय, उस समय बीजेपी अस्तित्व में नहीं थी। 1951 में जब बिल आया तो 1952 प्रथम लोकसभा, कोई बिल का विषय नहीं था। अब 1952 के बाद पहली बार इंदिरा जी ने 1974 में जो कमेटी बनाई, उसके अध्यक्ष कौन थे? फुलरेन गुहा जी। एक और थे चेयरमैन, कहीं पे कागज में लिखा होगा नाम। उस समिति की रिपोर्ट, महिलाओं की स्थिति के अध्ययन करने के लिए एक कमेटी 1974 में बनाई। कांग्रेस की शुरुआत महिलाओं के लिए सोचने की मात्र इतनी है, और उस कमेटी की रिपोर्ट न कभी रखी गई न कभी सार्वजनिक की गई। अब क्या योगदान है? 1974 तक तो आ गए महिलाओं के बारे में कांग्रेस के। इसको कोई भी खड़े, बार बार आप खड़े होती हैं, बताइए मेरी बात गलत है तो। उसके बाद
92-93। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, अगर देश को स्वतंत्र करने में हाथ रहा है, महिलाओं का हाथ रहा है उस समय, सभी में हमारे पार्टी का पूरा सहयोग रहा है। आगे बताते हैं ना आपकी पार्टी का सहयोग। माननीय सभापति महोदय, मामा बैठना पूछ रहे हैं आप, मैं अकेला गोठियाबो। खुद बता रहे हैं अध्यक्ष महोदय जी की बीजेपी नहीं थी। कब नहीं थी? 1950 में बी आर अम्बेडकर साहब ने जब दिया उस समय पर चंद्राकर थे। लिख के बात करिए। ऐसे लग रहा है वहां पर मैं था टाइप के लग बात कर रहे हो। संगीता जी, आप बार बार खड़े होके चंद्राकर जी को याद दिला रही हैं क्या कि वो आपको बेनकाब करें, आपकी पार्टी को? अरे कई बात को भूल रहे हैं तो भूलने दीजिए। आप याद दिला के अपनी पार्टी को कटघरे में खड़े करवा रही हैं। माननीय सभापति, माननीय अध्यक्ष महोदय, से आप पड़ी एक ऐतिहासिक सन आया 92-93। अभी चातुरी नंजी भाषण में बोल रही थी कि कांग्रेस ने 33% महिलाओं को आरक्षण दिया। 1989 में जब यह बिल आया, राजीव गांधी जी ने रखा, वो बिल गिर गया राज्यसभा में, पारित नहीं हो सका। सब दलों ने कहा, भाजपा भी उसमें शामिल थी, जनता दल भी उसमें शामिल था, एक अल्पमत सरकार में आप शायद लोकसभा में रहे हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा और बाकी कहानी की कैसे खरीद फरोख्त हुई बहुमत के लिए एक इतिहास है। तो सबने समर्थन दिया, तो इस देश में 73वां संशोधन आया और यह 24 अप्रैल पिछला निकला। इस पूरा देश 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस मनाता है और इसी के आधार पर मैंने उल्लेख किया, डॉक्टर रमन सिंह जी जो आज अध्यक्ष की आसंदी में हैं, कहा कि 33% पर्याप्त नहीं है, 50% हम देंगे। बिहार के बाद पहला राज्य यदि बना 50% देने वाला तो छत्तीसगढ़ बना। डॉक्टर साहब आज अध्यक्ष की आसंदी पर हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, 96 में पहली बार 33% के लिए संसद में बिल में रखा गया। कौन थे प्रधानमंत्री? ना, देवगौड़ा साहब। कांग्रेस का क्या रोल था इसमें? क्या विषय आया? विरोध का विषय क्या था मैं बता देता हूं ना। समाजवादी पार्टी, राजद, ये जो लोग थे उन्होंने कहा कोटे के अंदर कोटा चाहिए, नहीं पास होने दिया। संविधान संशोधन के लिए कितना प्रतिशत? कोटे के अंदर कोटा चाहिए, महिलाओं के ओबीसी के आरक्षण भी क्लियर कीजिए। आगे क्या स्वरूप में बिल आएगा, आगे किस तरह से प्रावधान किए जाएंगे, ये राजद को या कांग्रेस को स्वीकार नहीं था। आप अभी बात करिए, कोई अधिनियम पारित होता है तो फिर नियम बनेंगे, निर्देश बनेंगे, जो लिखे रहेंगे। हम संपूर्ण घटनाक्रम नहीं देखेंगे, अभी बहस करेंगे आपसे। 96 में नहीं पारित होने दिया। फिर इस देश के महामना जिस सदन में हमें बहस करने का अवसर मिल रहा है, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने देश में 3 बार नेतृत्व किया, 4 बार लोकसभा में उन्होंने प्रस्तुत किया, 4 बार, 98, 99, कई लोग 3 बार बोलते हैं, 2002 और 3 को, मैं तो अलग अलग गिनता हूं हमेशा उसको, 2 और 3 को संयुक्त करके अटल जी ने 3 बार प्रस्तुत किया बोलते हैं। 4 बार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रस्तुत किया। विरोध करने वाले लोग कौन हैं? एसपी, राजद, वामदल। वामदल के साथ आप क्या था आपका रिश्ता? कलकत्ता में आप उसके साथ चुनाव लड़ते थे और अभी केरल में आमने सामने चुनाव लड़े। अभी नहीं है आपका वामदल के साथ समझौता कलकत्ता में, पर इससे पहले हर चुनाव में आपका समझौता वामदल का कांग्रेस के साथ होता था। जिस दिन से आपने सत्ता खोई है, सिद्धार्थ शंकर रे के बाद आपने मुख्यमंत्री वहां नहीं बनाया है, तब से उन्हीं के साथ मिलकर लड़ते थे और यहां आमने सामने। तो कांग्रेस का तो कोई नीति सिद्धांत सवाल ही पैदा नहीं होता कि उसके कहां पे मुस्लिम लीग के साथ केरल में लड़ते थे और यहां समझौता कर लिया महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ। तो यह घालमेल कांग्रेस ही कर सकती है, जो वैचारिक रूप से दिवालिया होगी वही पार्टी काम कर। जम्मू कश्मीर में आप क्या है? वहां पे पीडीएफ के साथ आपने बनाया सरकार, तो उसमें क्या हमने ऐसा नहीं हटा दिए ना? नहीं, हमने तो ऐसा नहीं कहा, कभी नहीं कहा कि हम अछूत हैं करके। आप एक तरह के 2 दलों के साथ अलग अलग जगह में जो काम करते हैं, बर्बादी का कारण यह है माननीय विधायक जी। अब 2008 में फिर से यह प्रस्तुत हुआ, पास नहीं हुआ। ये अटल जी के समय का विषय 2003 के। अब आया 2010 में खूब चर्चा हो रही थी। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, राज्यसभा में पारित हो गया, लोकसभा में क्यों प्रस्तुत नहीं हुआ? असली कारण आप बताइए। राजनीतिक कारण क्यों बताते हैं?
आप दलगत सीमा से ऊपर उठ के बात करिए, रिकॉर्ड में बात करिए, फिगर एंड फैक्ट में बात करिए। राजद, सपा ऐसी पार्टियों ने कहा कि हम वापस ले लेंगे समर्थन, और डायलॉग क्या है आप याद कर लीजिए। मुलायम सिंह यादव जी ने कहा, अरे ये महिलाएं आएंगी तो इस सदन में बहस नहीं होगा, सीटियां बजेंगी, सीटियां। ऐसा शब्द भाजपा ने भी कहा। वो शरद यादव जी को माफी मांगनी पड़ी बाद में, पर कटी महिलाएं आएंगी। लालू प्रसाद यादव जी ने कहा मेरी लाश पर यह विधेयक पास होगा। कौन था सरकार के समर्थन में 2010 में? आपके समर्थन में यही दल थे जिन्होंने इस धमकी दी, तो आपने पारित होने नहीं दिया और सपना भर दिखाया। अब 2010 में, अब 23 और 26 में आता हूं, बताइए कांग्रेस का रोल कहां पे है? लंबी लंबी बात हम कर रहे थे और इसमें से एक बात झूठी है तो बताइए, मैं बैठ के सुनता हूं कि आप जो कह रहे हैं वो गलत है करके। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2023 ये बात सच है, यह अधिनियम पारित है, राष्ट्रपति महोदया के दस्तखत हैं, यह बात भी सच है, अधिनियमित हो चुका है, यह बात भी सच है। क्यों? आप पहले तो कोरोना के कारण टला, फिर आपने कहा जातिगत जनगणना होना चाहिए, राजनीतिक सहमति उसमें बनी नहीं, प्रधानमंत्री जी जातिगत जनगणना के लिए भी तैयार हो गए, फिर परिसीमन में सहमति नहीं बनी। एकदम बहस निकाल के देख लीजिए, किसने फ्रीज करके रखा 71 से 2026 तक 81वां संशोधन? माननीय इंदिरा गांधी जी ने, माननीय अमित शाह जी ने लोकसभा में भाषण में कहा, तब देश की आबादी 54 करोड़ थी, आज 50 साल बाद 140 करोड़ है। तो अनुच्छेद 334 जनगणना परिसीमन दोनों था, उसमें रोटेशन की व्यवस्था थी। उसके बाद रोटेशन सिस्टम कैसे लागू करेंगे वो सहमति नहीं बनी। ओबीसी आरक्षण पर आप लगातार विवाद करते रहे, मुस्लिम आरक्षण की बात आप विवाद करते रहे, और इसी दौरान अबू आजमी का नाम तो आप जानते होंगे, समाजवादी पार्टी के पढ़े लिखे आदमी हो आप, विधेयक को फाड़ा किसने? कांग्रेस ने निंदा की क्या उसकी कि आपने ऐसा कैसे कर दिया करके? अनुच्छेद 30 से अनुच्छेद 332 इन सब में सहमति नहीं बनी। उसके बाद यह कहा गया कि साहब जो 2026 की जनगणना के आंकड़े आएंगे, 2026 में परिसीमन भी समाप्त हो रहा था, उसके अनुसार से यह आरक्षण लागू किया जाएगा। 2026 के पहले रिपोर्ट आती तो 29 में लागू हो नहीं पाता। अब आपने मुद्दा बनाने की कोशिश की कि भाजपा टाल रही है। यहां पर किसी ने भाषण में नहीं कहा कि हम राजनीतिक तौर पे यह बोलते रहे कि भाजपा महिला विधेयक को टाल रही, 33% आरक्षण को टाल रही है, किसी ने नहीं कहा। माननीय मोदी जी ने कहा कि साहब हम ठीक है लाते हैं, 131वां संशोधन उन्होंने प्रस्तुत किया तो उसके साथ परिसीमन की बात की, उसके साथ तीसरा जो विधेयक लगा वो संघ क्षेत्र का लगा, पांडुचेरी, दिल्ली, जम्मू कश्मीर का, वो स्वाभाविक था कि उसके संविधान में उनके लिए अलग प्रावधान है संघ क्षेत्र के लिए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, इनमें का आपत्ति? अब मैं बता दूं ना, आपत्ति का में है, जब 2023 में पारित हुआ और हमारी पार्टी और सभी लोगों ने कहा कि तुरंत लागू कर दीजिए, तो उस समय ऐसा क्या आ गया कि उस समय लागू नहीं किए? आप थोड़ा जाओ, बाहर निकल के पढ़ के आओ विधेयक की कॉपी। अध्यक्ष जी 2023 में एक सेकंड, आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मुझे पढ़ के आओ, जाओ फिर बात करना। 2026 में लागू होगा उसमें लिखा था। अरे सुनिए ना संगीता जी, 2023 के बिल में भी स्पष्ट है कि जनगणना और परिसीमन ये दोनों चीजें हैं उसमें, नहीं तो फिर 24 में लागू नहीं कर दे। 2023 के बाद 24 तो आया ना। 34A मैंने पढ़ा, जनगणना और 26 अभी बोला अजय चंद्रा कर। आप ये कह रहे हैं कि 2011 में सुनील भैया 11 के जनगणना से बोलने दीजिए, वो बात में बोलूंगा। जनगणना कौन रोजा बताइए, जनगणना तो सही से हुआ नहीं है तो उसका दोषी कौन है? छिपाऊंगा नहीं, जनगणना सही समय पर नहीं हुआ, दोषी कौन है इसका? बात सुन लीजिए,
राघवेंद्र जी ओबीसी पूरी सुन लीजिए, आप विद्वान आदमी हैं। आपके मैं तथ्य कोई सही कर रहा हूँ। आपने बिना तथ्य ये जनगणना कहा के कैसे परिसीमन हो कि जाएगा? इंदिरा गांधी जी ने 2026 तक फ्रीज करके रखा है, तो 84th अमेंडमेंट 2002 में कौन लेके आया था? 2002 में सीट को नहीं बढ़ाया गया। अमेंडमेंट 2002 में सीट को नहीं बढ़ाया गया। फ्रीज अमेंडमेंट आया था, परिसीमन फ्रीज 2026 में नहीं बढ़ाया था। नहीं, देखिए, परिसीमन देखिए, हुआ है। लोकसभा आप मैं बताता हूं, सुन लीजिए। 71 से 26 परिसीमन फ्रीज था। 2002 में परिसीमन हुआ, उसमें सीटों में कोई भी वृद्धि नहीं की गई। आप सभी से आग्रह में बैठा हूं, जो भी बोले दोनों तरफ, आप भी बोले तो सीधे डायलॉग करने का जी जी, स्थान फिर नहीं मैं है। ऐसा हो जाता हूं भाई साहब, माननीय इसलिए अध्यक्ष जी। मुंह इधर करके और यहाँ बोले, आपस में बातचीत करने का स्थान नहीं है। इसलिए मैं सबसे आग्रह करूंगा कि आप और समय मांगे और उसके बाद बोले। आप अपना कंटिन्यूस करिए, इसमें तर्क विचार की जरूरत नहीं है। 2000 जिसको माननीय राघवेंद्र जी विद्वान सदस्य हैं, उसकी योग्यता बहुत असंदिग्ध है, लेकिन 2026 तक सीटों की वृद्धि में अर्थात परिसीमन में प्रतिबंध था। जो डिलिमिटेशन आखिरी बार हुआ जिसमें मैं मेंबर था, डिलिमिटेशन कमीशन में सांसद के नाते पुन्नूलाल जी भी थे, सीटों की संख्या में वृद्धि नहीं की गई थी, उसी के अंदर घुमा फिरा के किया गया था, वही फ्रीज था नंबर। अब 2026 जहां से मैं बात कही संगीता जी ने, 2026 में जब आपने राजनीतिक आरोप लगाना शुरू किया कि तो माननीय प्रधानमंत्री जी या बीजेपी या एनडीए सीट को महिला आरक्षण को नारी सशक्तिकरण, नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू नहीं करना चाहती, सरकार ने यह निर्णय लिया, एनडीए ने, भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री जी ने, कि साहब 2011 की जनसंख्या नहीं कहा, आप बिल पढ़ लीजिए। उन्होंने कहा कि जो उपलब्ध आंकड़े हैं जनसंख्या के, जो उपलब्ध आंकड़े हैं उस आधार पर हम अभी तत्काल करेंगे, और उसमें परिसीमन भी शामिल किया। और उन्होंने तथ्य और तर्कों में कहा, एक लाइन का तर्क है, उन्होंने लक्षद्वीप का उदाहरण दिया कि कितने वोटर है, गाजियाबाद का उन्होंने उदाहरण दिया, दिल्ली का उदाहरण दिया, बंबई की एक सीट का उदाहरण दिया कि 30-40 लाख की विधानसभा है, और जो सार्वभौम ताकत हमको मिली है उसका उल्लंघन हो रहा है कि कहीं 54,000-56,000 में सांसद चुन के आ रहे हैं और कहीं पे 40-50 लाख में सांसद चुन के आ रहे हैं। और तीसरा बिल संक्षेत्र का था, कहीं पे उन्होंने घुमाया नहीं, कहा कि साहब हम लफड़े में नहीं पड़ेंगे, हम सीट बढ़ा देते हैं, रोटेशन का सिस्टम है, 15 साल बाद रोटेशन की फिर से समीक्षा होगी। कांग्रेस ने फिर यू टर्न लिया, बोले कि आप 2011 की जनसंख्या में नहीं, आप अभी आरक्षण बताइए, आरक्षण के अंदर आरक्षण का क्या बात करेंगे, आप अभी बताइए मुस्लिम आरक्षण देंगे कि नहीं देंगे। माननीय अमित शाह जी का भाषण पढ़िए, ऑनलाइन है, या तो प्रेस ब्यूरो के साइट में जाके देख लीजिए। उन्होंने कहा कि आप चाहे जो कर लें, धर्म के आधार पर हम आरक्षण देंगे नहीं, यह हमारा मैनिफेस्टो, देश में धर्म के आधार पर नहीं होगा, भारत असली अर्थों में पंथ निरपेक्ष देश है, हम उसका पालन करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आरक्षण के अंदर आरक्षण, जैसे कौन लोगों ने विरोध किया, और उसका कांग्रेस की दुर्दशा का कारण यही अस्पष्टता है।